हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का देखने जा रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। तो पूरा आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको शुरू से शुरू देखते रहना है ताकि आपको अच्छे से बायोलॉजी को समझ सके, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जो भी 10 या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। आपको सभी चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चैप्टर नंबर 1 है पोषण, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को काम जानवे करते क्या होता है कि लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि भूमिका मतलब पोषण किसको कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं भूमिका क्या है, ठीक है। देखिए, इस पृथ्वी पर चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, ठीक है। यह तो दिखाई पड़ती है, जैसे दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कई भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो सजीव होता है एवं दूसरा निर्जीव। जिसके अंदर जीवन होता है उससे सजीव होता है, और जिसके अंदर जीवन नहीं होता वह निर्जीव होता है, ठीक है। सभी लोग को अपनी शारीरिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषक तत्वों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इसे ही क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पोषण को अच्छी तरीका से पता हुआ, ठीक है, कि पोषण किसे कहते हैं। तो इसके भूमिका बारे में सबसे पता होगा, ठीक है, कि हम जिस पृथ्वी पर आते हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, ठीक है। वस्तुएं जो होती है इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला सजीव और दूसरा निर्जीव, ठीक है। जिसके अंदर जीवन होता है वह सजीव होता है, और जिसके अंदर जीवन नहीं होता वह निर्जीव होता है, ठीक है। सभी लोग को अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करने के लिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बनेगा कि पोषण किसे कहते हैं। तो जीवों के शरीर का निर्माण, वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं, ठीक है। पोषण क्या होते हैं, तो जीवों के शरीर के निर्माण, ठीक है। अगर कोई भी जीव है तो जीव का क्या करेगा, तो शरीर का निर्माण करेगा, उसको वृद्धि करेगा, ठीक है, और उसका विकास करेगा। तो इन सभी के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पोषक तत्व को ग्रहण करेगा, इसलिए क्या करेगा, पोषक कहलाएगा, ठीक है। बात करें तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्व के मतलब होता है खुद, ठीक है। स्व के मतलब खुद, और पर के मतलब दूसरे पर आश्रित। तो वैसा जीव जिसमें अपने भोजन के लिए या तो अपना जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहता है, उसे कहेंगे स्वपोषण, ठीक है। और अपना भोजन जो है किसी दूसरे पर, अन्य प्राणी पर निर्भर है, उसे कहेंगे परपोषण। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो आपका हो जाएगा कि वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हुए अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्वपोषण क्या है। तो वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में हो जाएगा सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब आगे देखते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। परपोषण किसे कहेंगे, तो देखिए परपोषण क्या होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ठीक है, और एवं प्रकाश संश्लेषण पौधों को छोड़कर सभी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जितने भी है सभी को छोड़कर क्या होते हैं, परपोषण होगा, ठीक है। तब परपोषण आपको समझ में आ गया कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे कहेंगे परपोषण या विषम पोषण, ठीक है। देखिएगा परपोषण या विषम पोषण के प्रकार, तो इसमें से आपको आता है कि मृत जीव पोषण, ठीक है। मृत जीव पोषण किसको कहते हैं,
तो वैसा जीव जो जिसमें जीव मृत मरे हुए जीव से पोषण प्राप्त करता है उसे कहेंगे मृत जीवी पोषक। ठीक है, आई मृत जीवी पोषण क्या है? ठीक है, मृत जीव पोषण क्या है? यह एक ऐसा पोषण है जिसमें जीव मृत जीवों से पोषण प्राप्त करता है, जैसे ठीक है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। आइए परजीवी क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है, पर के मतलब होता है कि दूसरे, ठीक है, जीवी का मतलब जीवन। तो दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध होता है जिसमें से एक को हानि होता है दूसरे को लाभ होता है, उसे कहेंगे परजीवी। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मानव में जो जू रहता है, ठीक है, मानव में क्या रहता है? जू जिसको ढीला कहते हैं ना, तो मानव के जो बाल में क्या रहता है? ढीला रहते हैं। तो मानव के खून चूसते हैं, परंतु जू का क्या होता है? अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये होता है परजीवी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं परजीवी क्या है। तो यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कई प्रकार के कवक होते हैं जंतुओं में, जैसे गोल कृमि, हुकवर्म एवं टेपवर्म जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल, ठीक है, इटीसी। देखिए ये सब टेपवर्म, हुकवर्म जो देख रहे हैं बहुत छोटा सा, जैसे आपको बूंद का द्वीप दे रहे हैं इतना छोटा होता है। ठीक है, आप नन्ही आंखों से नहीं देख सकते, इसे भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसको जब भी देखा जाएगा तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाएगा। ठीक है, देखिए एक अपवाद में आ जाता है पौधे, ठीक है, जैसे अमरबेल। तो अमरबेल भी जो है अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते। ठीक है, ये भी दूसरे से जब देखते हैं कि अपना भोजन है तो बगल से ही खाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्राणी संपोषण। ठीक है, तो परजीवी समझ में आ गया। तो यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यह कई प्रकार के कवक जंतुओं और गोल कृमि, हुकवर्म एवं टेपवर्म जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल इत्यादि में पाए जाते हैं। आइए प्राणी संपोषण क्या होते हैं? तो प्राणी संपोषण होता है, यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में एक विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषण समझ गए? यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में एक विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, अमीबा क्या होता है? अमीबा जो भोजन करता है अपने फुटपाथ के द्वारा। ठीक है, अब मनुष्य, आप लोगों को पता होगा मनुष्य भोजन किस तरह से करते हैं। मनुष्य जब भोजन मुंह में लेते हैं उसके बाद आहार नल ले जाते हैं, आहार नल के जाने के बाद अमाशय में जाते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत होते होते गुदाशय, मलाशय में। ठीक है, और छिपकली भी अपना भोजन अलग तरह से करते हैं। ठीक है, देखिए अपना भोजन या तो ठोस रूप में करते हैं या तो तरल रूप में, ठीक है, मुलायम के रूप में। आइए बात करते हैं कि पौधे में पोषण किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पौधे में पोषण, तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। वैसे पौधे को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मृतजीवी पौधा एवं परजीवी पौधा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पौधे में पोषण क्या से होते हैं। तो पौधे में अगर पोषण करना होता है तो उसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से गुजरता है तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते। और कुछ ऐसे भी पौधे होते जो नहीं बना पाते। ठीक है, तो उसके आधार पर बात करें तो उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मृतजीवी पौधा और दूसरा होता है परजीवी पौधा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मृतजीवी पौधा किसको कहते हैं और परजीवी पौधा किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए मृतजीवी पौधे किसको कहते हैं? मृतजीवी अपना भोजन सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता। आपको समझ में आया होगा कि मृतजीवी पौधा किसको कहते हैं। देखिएगा, मृतजीवी अपना भोजन सड़ा हुआ और गला हुआ कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे गोबर छत्ता जिसको कहते हैं खोखड़ी। ठीक है, या तो इसी को बाजार में दूसरा कुछ कहा जाता है। देखिए इस तरह से होता है ना, यहाँ पर छाता होता है तो इसको भी खाया जाता है ना। आइए परजीवी पौधे किसको कहते हैं? तो परजीवी का मतलब होता है कि पौधे अपना भोजन के लिए किसी दूसरे
पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमर बेल, ठीक है। पर के मतलब होता है दूसरा, ठीक है, पर के मतलब दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है। तो परजीवी पौधा अपना भोजन के लिए दूसरे पौधे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे कहेंगे परजीवी पौधा, जैसे अमर बेल हो गए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका वर्णन करें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका वर्णन करें। तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद तैयार करता है, ठीक है, खुद तैयार करता है। सभी हरे पौधे के पत्तियां में पर्णहरित, पर्णहरित कहिए या तो क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरित के मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, जो CO2 और जल के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पहले जल अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। ऑक्सीजन वातावरण में क्या होता है, मुक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यही ग्लूकोज पेड़ पौधे को भोजन प्राप्त करवाता है। देखिए नोट में एक बात देखिएगा कि 1782 में जेन सेनिबर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह पता लगाया कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। वायुमंडल से जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और 1898 इसमें बर्न्स नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को फोटोसिंथेसिस नाम दिया, ठीक है। वही होता है प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़े, अगला देखिएगा, कहते हैं कि हरित लवक, ठीक है, हरित लवक, ठीक है, लवक है। हरित लवक की संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है, हरित लवक की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए छोटे पौधे में हरित लवक सी आकृति या फीता जैसी सर्पिल आकृति की होती है, और बड़े पौधे के पत्तियों में अंडाकार या लंबे धागे की तरह हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर एक हरा रंजक पाया जाता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल कहा जाता है। ये पर्णहरित के प्रकार को लिखे, ठीक है। देखिएगा पर्णहरित के प्रकार लिखें तो पर्णहरित देखिए 4 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए पर्णहरित पहले ए, ठीक है, पर्णहरित करने का मतलब क्लोरोफिल ए, तो इसका रंग हरा एवं थोड़ा नीला होता है, ठीक है। पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल ए, तो इसका रंग हरा एवं थोड़ा नीला होता है। ऐसा नहीं कि ABCD होता, ABCD देखिए 2 होता है, एगो पर्णहरित बी, इसका रंग जो है हरा एवं पीला होता है, ठीक है। किसी किसी का पीला देखते हैं, जैसे संतरा हो गया है ना, नींबू हो गया, आप पीला रंग के देख सकते हैं। तीसरा देखिएगा जेंथोफिल, ठीक है, जेंथोफिल का रंग जो होता है पीला होता है, ठीक है, जेंथोफिल का रंग भी पीला होता है। देखिए कैरोटीन, गाजर खाते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि बताइए किसके कारण जो है यानी कि गाजर का रंग नारंगी होता है, तो कैरोटीन के कारण, ठीक है। आइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरा, नीला, पीला एवं नारंगी क्लोरोफिल में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है हरा, नीला, पीला एवं नारंगी क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। आइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर संपन्न होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में होती है, ठीक है। ये पौधे के पत्तियां में पाया जाता है, इसलिए पत्तियां को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे तथा जंतुओं के, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे तथा जंतुओं के माध्यम से पौधे के लिए अति आवश्यक है, ठीक है, क्या है, अति आवश्यक है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, मुक्त के मतलब उसको आज़ाद कर देते हैं, जो जीवनदायी गैस है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
वातावरण में ऑक्सीजन तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है। अगला आपको कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ अर्थात घटक का वर्णन करें। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ संगठक का वर्णन करें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 पदार्थ की जरूरत पड़ती है। पहला देखिए सूर्य का प्रकाश हो गया, पर्णहरित कहिए तो क्लोरोफिल कहिए। ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल। ठीक है। इन चारों चीज को जरूरत पड़ता है क्या चीज करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए। आइए तो इसमें से पहला पॉइंट आता है आपको सूर्य का प्रकाश। ठीक है। किसका प्रकाश होता है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश होता है, हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होता है। जब सूर्य की किरण हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा के द्वारा ही हरी पत्तियों में उपस्थित जल जो है दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। ऑक्सीजन पत्तियां के स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज अर्थात पेड़ पौधे के लिए भोजन बनाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल के बारे में बात करें। ठीक है। पर्णहरित या क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधे में ही नहीं, यह क्रिया लाल, भूरे, पीले, नीले एवं नारंगी रंग के पौधे में भी होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे का रंग महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंतु यदि रहे क्लोरोफिल का होना, परंतु याद रहे कि क्लोरोफिल का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को ही अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण को संभव बनाता है। ठीक है। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से प्राप्त करता है। यह गैस वायुमंडल में 0.03% है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के कोयला जलाने से भी CO2 वायुमंडल में जाता है। ठीक है। CO2 प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय हाइड्रोजन से मिलकर पौधे के लिए भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण करता है। आइए जल देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें जल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल एक आवश्यक पदार्थ है। पौधे अपना भोजन का अधिकांश भाग जल से प्राप्त करता है। पौधे अपनी जड़ों के द्वारा भूमि से जल के साथ साथ अन्य खनिज देखिए यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है। खनिज लवण भी प्राप्त करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, लोहा etc। ठीक है। इन सभी जो है खनिज से ही प्राप्त होते हैं। तो जल का काम ही होता है कि इन सभी चीज़ों को ले जाना। ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। देखिएगा, पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि क्लोरोफिल पौधे की पत्तियां की कोशिकाओं में। ठीक है। पत्तियों की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों की कोशिका में साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है। इससे आपको ज़्यादा वीडियो देखना है तो आपको जा सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिलेगा। ठीक है। हर एक टॉपिक का अब चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, तो आप जाके वहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। इस वीडियो के लिए आपको हम 200 लाइक रखते हैं। ठीक है। जितना जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 200 लाइक।